गर्भवती महिलाओं को एमपी में कल से वैक्सीन लगेगी। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र में ये टीका लगेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पूरी व्यवस्था होगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है जिसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वैक्सीनेशन के लिए ये कोशिश की गई है और बाकायदा जो अलग अलग सेंटर्स हैं वहाँ पर तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं। आपको मालूम है कि आईसीएमआर की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार जो गाइडलाइंस जारी की जाती है गर्भवती महिलाओं को लेकर, उसमें इस बात को चिन्हित किया जाता है कि गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीनेट हो सकती हैं। वैक्सीन लगाने से कोई खतरा नहीं है और इसी वजह से हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप घरों से निकले और खुद को वैक्सीनेट जरूर करवाएं कोविड के इस वक्त में। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रमोद, लगातार कोशिश है सरकार की ओर से कि लोगों को, मध्य प्रदेश की आबादियों को हम वैक्सीनेट करें जो लोग भी पात्र हैं। अब गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष प्रक्रिया यहां पर चलेगी, व्यवस्था यहां पर देखने को मिलेगी। कल से प्रदेश भर में वैक्सीनेट उन्हें किया जाएगा। देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो अलग अलग टीकाकरण वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि इस बार तैयारियां और विशेष की गई हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये गर्भवती महिला है तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वैक्सीनेट करने के बाद इन्हें टीकाकरण केंद्र पर 30 मिनट रोका जाएगा। प्रतीक्षा रूम है, वेटिंग रूम है, इन्हें सर्व सुविधा युक्त। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। टीका लगने के बाद यदि किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो एक जो मेडिकल स्टाफ है वो वहां पर मौजूद रहेगा और इसके बाद इन्हें सुरक्षित घर भेजने के इंतजामात हैं। और इस दौरान देखिए, मेडिकल टीम पूरी इनकी जांच करेगी। जांच करने के बाद ही इन्हें टीकाकरण वैक्सीनेशन सेंटर से जाने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लगभग 4 या 5 बजे तक ये टीकाकरण वैक्सीनेशन का काम चलेगा। प्रदेश भर के जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण ये है कि टीकाकरण के बाद जब ये गर्भवती महिलाएं घर पर रहेंगी तो आगामी 1-2 दिन तक जो स्वास्थ्य अमला है वो इनकी निगरानी रखेगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पूरी फोन के जरिए या फिर घर जाकर इनकी जानकारी ली जाएगी यदि किसी प्रकार से कोई दिक्कत है। क्या जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है जो कि कल से शुरू हो रही है, क्या इसमें सिर्फ फर्स्ट डोज लगेगा या फिर दूसरी डोज भी इनको दी जाएगी जिन्होंने पहले से खुद को वैक्सीनेट करा रखा हो? एक तो ये, दूसरी चीज ये कि क्या ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन और ऑन द स्पॉट दोनों व्यवस्था होगी? देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी ना हो गर्भवती महिलाओं को लेकर, इसको लेकर सीधा टीकाकरण केंद्र पहुंचे और सीधे इन्हें वैक्सीनेशन की व्यवस्था रहेगी। देखिए, बाकी जिस गर्भवती महिलाओं की व्यवस्था अलग से की गई है वैक्सीनेशन की, वहां पर अन्य किसी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो इसलिए कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, समुचित तरीके से किसी प्रकार से गर्भवती महिलाओं को बेवजह खड़ा ना होना पड़े, लाइन ना लगे, इसको लेकर अलग से सेपरेट जो है टीका सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने की शुरुआत हो रही है, फर्स्ट डोज के लगाने की शुरुआत हो रही है और कल से 23 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं, गर्भवती महिलाएं सुरक्षित हो। देखिए, मध्य प्रदेश में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को हम कहें तो वैक्सीनेट कर दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कल से ये महाअभियान शुरू होगा। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप बने रहिए। एक और अहम खबर वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, एमपी की 23,000 पंचायतों में आज से कामकाज ठप रहेगा। 312 जनपद पंचायतों में काम नहीं होगा। प्रदेश भर में पंचायत कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। रोजगार सहायक नियमितीकरण की मांग को लेकर स्ट्राइक है और पंचायत कर्मी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। हड़ताल की वजह से ग्रामीणों को कई तरह की दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं। तो आज से ये कामकाज जो है वो ठप रहेगा। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, विस्तार से दर्शकों को बताइएगा क्या मांग है इनकी और इन मांगों को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है?
देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की जो योजना है वो ठीक से लागू कराने का काम ये ग्राम पंचायतें करती हैं। ये महत्वपूर्ण कड़ी है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन की। और अब इनमें जो कार्यरत हैं पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और जनपद पंचायत के जो अधिकारी हैं, उपयंत्री हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अब देखिए हड़ताल की राह से जा रहे हैं। और बड़ा प्रभाव पड़ेगा सरकारी योजनाओं का। कई ऐसे जनता के कामकाज होते हैं जो ग्राम पंचायतों में होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे, कामकाज रुक जाएंगे, जनता की परेशानी और बढ़ जाएगी। और देखिए, रोजगार सहायक और प्रदेश की 23,000 पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत के सचिव और लगभग 300 से ज्यादा जनपद पंचायत के अधिकारी एक साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर आज से हड़ताल की अनिश्चित हड़ताल की राय जा रहे हैं। देखिए, मुश्किलात बढ़ेगी। इनकी मांग यही है, रोजगार सहायकों की मांग यही है कि इन्हें जो वेतन दिया जा रहा है उसी वेतन पर इन्हें नियमित किया जाए। ग्राम पंचायत सचिवों की मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए, इसके साथ साथ वेतन वृद्धि की जाए। और जनपद जो अधिकारी हैं उनकी देखिए मांग यही है। पिछले दिनों हम बात करें, धार में एक उपयंत्री के साथ एक घटना घटित हुई थी, खरगोन में भी एक घटना संभवतः घटित हुई थी। तो वहां पर समुचित कार्रवाई ना होने, कठोर कार्रवाई ना होने के चलते ये लगातार बार-बार विरोध कर रहे थे और अब जिसको लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और आज से ये हड़ताल पर रहेंगे। प्रमोद, बने रहिएगा। एक और अहम खबर वो भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, दमोह के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी गोविंद सिंह की जमानत के खिलाफ लगाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार को 2016 में मिली जमानत को खारिज करने को लेकर लगाई गई है। देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में गोविंद परिहार की जमानत खारिज करने की मांग की है। बता दें कि राजेंद्र पाठक हत्याकांड मामले में दमोह सत्र न्यायालय ने गोविंद सिंह को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन 2016 में हाईकोर्ट ने गोविंद सिंह परिहार को जमानत दे दी थी। सोमेश चौरसिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि 2016 में 2 आजीवन कारावास के आरोपी गोविंद सिंह को जमानत नहीं मिलती तो 2019 में देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड जैसी घटना नहीं होती। तो इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इन याचिकाओं में और किन बिंदुओं का जिक्र है और अब जो कानून के जानकार हैं वो क्या कहते हैं? क्या कुछ संभावनाएं यहाँ से बनती हैं? देखिए, विधायक रामबाई के जो पति हैं गोविंद परिहार, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 28 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और बेहद महत्वपूर्ण आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज संभवतः 11 बजे तक ये फैसला आ सकता है। पथरिया से रामबाई विधायक हैं और उनके पति गोविंद सिंह परिहार आरोपी हैं 2019 देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में। और मृतक देवेंद्र चौरसिया के जो बेटे हैं सोमेश चौरसिया, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और उन्होंने कहा है कि 2016 राजेंद्र पाठक हत्याकांड मामले में जमानत हाई कोर्ट ने दे दी थी, जबकि सत्र न्यायाधीश दमोह ने इनको डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यदि इनको देखिए जमानत नहीं दी गई होती, 2019 में जो हत्याकांड हुआ वो नहीं होता, तो इसलिए ऐसे एक बड़े क्रिमिनल को यदि बाहर घूमेगा तो इस समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसकी जमानत याचिका खारिज की जाए। ये याचिका सोमेश चौरसिया ने लगाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। देखिए, इसके साथ साथ कई और अहम बिंदुओं पर भी फैसला आ सकता है। आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। एक न्यायाधीश को धमकाने का मामला था, उससे संबंधित भी फैसला आ सकता है। तो ये रामबाई के पति गोविंद परिहार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए 28 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। इनको डबल आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है, लेकिन बावजूद क्या कुछ होता है, सर्वोच्च अदालत की ओर से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, नजर बनाए रखिएगा। प्रमोद, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तीनों ही खबरों पर विस्तार से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चले कि मुरैना नगर निगम के अकाउंटेंट संतोष शर्मा पर लोकायुक्त की टीम ने शिकंजा कसा। संतोष शर्मा के मुरैना वाले घर के साथ लोकायुक्त की टीम ने ग्वालियर के तारागंज वाले ठिकाने पर भी रेड मारा है। मुरैना में
गहनों की तुलाई के लिए टीम को सुनारू को बुलाना पड़ा। अभी तक लोकायुक्त को 8.5 लाख रुपए की नकदी, घर पर 300 ग्राम गोल्ड, 1 किलो चांदी, 3 लग्जरी कार्स, 8 बैंक अकाउंट में 46 लाख रुपए, 3 मकान और कई जगह प्लॉट्स की जानकारी मिली। बकरीद की छुट्टी होने की वजह से बैंक खातों और लॉकर्स को लोकायुक्त पुलिस ने नहीं खंगाला। पुलिस आज यानी कि क्योंकि कल छुट्टी की वजह से नहीं खंगाल पाई, आज जाएगी पुलिस और बैंक लॉकर्स को खुलवाने की कोशिश पुलिस की होगी। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई 2 से 3 दिन तक अब आगे भी जारी रह सकती है। अभी तक लगभग 8 लाख रुपए नकदी है और इनके घर में 3 वाहन, जिसमें किया सेल्टोस गाड़ी है, एक सियाज मारुति गाड़ी है, एक मारुति रिट्ज है। 8 लाख के लगभग कैश है। खातों में भी कई लाख रुपए जमा होने की जानकारी है, बाकी हमें मिले हैं, जिसकी हम गणना भी कर रहे हैं। दूध में मिलावट रोकने के लिए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने अहम फैसला लिया। अब दूध जमा करने वाले टैंकर्स पर डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। लंबे समय से दूध में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। आशंका थी कि दूध जमा करने के बाद टैंकर्स में ही मिलावट की जा रही है। ऐसे में मिलावट पर अंकुश लगाने और दूध की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए डिजिटल ताले लगाने का फैसला लिया गया। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने डेयरी फेडरेशन की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। छिंदवाड़ा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गुरुचरण खरे की कार उफनते नाले में फंस गई। इसके बाद निकालने में उसे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कार में रस्सी बांधकर पहले लोगों ने खींच कर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कार नहीं निकली तो दूसरी कार से टोचन किया गया। गुरुचरण खरे सांसद नकुल नाथ को छोड़ने नागपुर जा रहे थे और इसी दौरान कार नाले में फंस गई। वहीं भिंड में पहली बारिश ने ही नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की सड़कें लबालब भर गई हैं। गौरी सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। उसके किनारे की ही सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। कुछ लोग पानी में गिर भी रहे हैं। वहीं कलेक्टर का ये कहना है कि कुछ सालों में बारिश की वजह से जिला मुख्यालय पर ही नहीं बल्कि कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है और इसको देखते हुए ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए। किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत समाधान किया जा रहा है। कि यहाँ इश्यूज मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा है कि गली गली में पानी भर रहा है, बट फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उसको इमीडिएट रिस्पांस हो और उसका जो समस्या है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसका निराकरण। कि जो वाटर वर्क्स एंड जो सीवरेज का कारण जो गली जो खराब हुए हैं उसको स्थिति सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे। छतरपुर के नौगांव में हुई भारी बारिश ने जिला प्रशासन के पोल खोलकर रख दी। 1 घंटे की भारी बारिश में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और इसकी वजह से अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ इसी तरह का हाल नौगांव की चौराहा रोड पर भी नजर आया। भारी बारिश की वजह से दुकान के बाहर रखा गया दुकानदारों का सामान पानी में पूरी तरह से डूब गया। घंटे पानी गिरता है और पूरा दुकान पे कचड़ा कचड़ा हो जाता है पूरा। ये समस्या अभी से नहीं है, सालों से है। पानी भरने से तकलीफ, रास्ता में निकलने की ये परेशानी हो रही। कितने समय से ये पानी भरा हुआ है? ये कम से कम 2 घंटा। रायसेन जिले के बेगमगंज के पास बीना नदी में बने पुल को पार करने के चक्कर में एक व्यक्ति बह गया, जबकि दूसरा तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। दरअसल बीना नदी के पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो रहा था, लेकिन नशे में धुत 2 व्यक्ति काफी रोकने के बावजूद तेज पानी का बहाव होने के बावजूद वो पुल पर क्रॉस करने लगे, पार करने लगे। दोनों पुल की आधी दूरी ही तय कर पाए थे कि तभी पानी के तेज बहाव में वो बहने लगे। इस दौरान एक शख्स ने किसी तरह तैरकर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन दूसरा व्यक्ति बह गया। बह गए व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
और अब बात देश में जारी जासूसी पर सियासी जंग की। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस, केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। कमलनाथ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या उन्होंने पेगासस का लाइसेंस लिया या नहीं लिया, और अगर नहीं लिया है तो केंद्र को सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देना चाहिए। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। देश की सियासत में इन दिनों जासूसी कांड पर सियासी संग्राम छिड़ा है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है और सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। लेकिन विदेशी एजेंसियों की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का बड़ा मौका हाथ लगा है। कांग्रेस के कई दिग्गजों के बाद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने दावा किया कि आने वाले 2 हफ्तों में इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे होंगे। तो साथ ही उन्होंने मांग की कि अगर केंद्र सरकार ने स्पाईवेयर का लाइसेंस नहीं लिया है तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, कोर्ट में एफिडेविट दें हमने कभी नहीं खरीदा, ये तो भाई 219 से चल रहा है। व्हाट्सएप ने तो प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में है। उन्होंने कईयों को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में है। एक तरफ जहां कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए तो वहीं जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सत्ता से बाहर क्या हुए, मछली की तरह तड़पने लगे। जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत। जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है, और हर समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर प्रकार से विकास के उनके लिए प्रतिबद्ध है। उनके कल्याण के लिए, उनके हर अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। कांग्रेस का दावा है कि फ्रांस की एजेंसी ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है, तो फिर अपने देश में इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई जा रही। साथ ही कमलनाथ ने सरकार से यह भी पूछा है क्या केंद्र ने स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया या नहीं। कमलनाथ के आरोपों को बीजेपी बेबुनियाद तो बता रही है, मगर सवाल यह है क्या वाकई देश में मंत्रियों और पत्रकारों की जासूसी हुई, और अगर ऐसा है तो फिर यह सब किसके कहने पर किया गया। प्रमोद शर्मा के साथ मृदुल शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। भोपाल के नसरुल्लागंज में बोरखेड़ा गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक जख्मी हुआ है। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल का काफिला भी मौके से गुजरा। मामले की सूचना मिलने पर घायल युवक को लेने के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी थी। हालांकि मंत्री कमल पटेल ने काफिला रुकवाया और घायल युवक का हालचाल जानने के बाद अस्पताल के लिए रवाना किया। कृषि मंत्री कमल पटेल भोपाल से हरदा जा रहे थे। ग्वालियर में वैक्सीन क्राइसिस के बीच बर्बादी भी जारी है और इसका खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 15 जुलाई की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जिले में कोविशील्ड का वेस्टेज 3.32% है, जबकि प्रदेश में औसत वेस्टेज 2.13%। जिन जिलों में वैक्सीन की बर्बादी ज्यादा हो रही है उन जिलों को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्राइसिस के बीच आखिरकार ये वैक्सीन की बर्बादी क्यों। और सेशन क्लोज से पहले वीयूआर फॉर्म पूरा उसमें अपडेट करना पड़ता है। वीयूआर मतलब वैक्सीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट वो डालनी होती है कि आज कितनी हमको सवेरे प्राप्त हुई थी, कितनी खर्च हो गई। तो ये बहुत से सेंटरों में ये लोग भरते नहीं हो, सीधा सेशन क्लोज कर देते हैं। तो ये कमी के कारण ये हमारे पास में वो वेस्टेज दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप मालूम पड़ा हमने उसको अपडेट करी, आप देखिए माइनस में आ चुकी है खर्चा हमारा। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।